डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के यूनिट सेकंड के अंतर्गत सेल साइकिल एंड फेजेस ऑफ माइटोसिस के विषय में चर्चा की थी। आज हम प्रोसेस ऑफ माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन की क्रिया विधि के विषय में चर्चा करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोसिस का सर्वप्रथम प्लांट सेल में डॉक्टर स्ट्रासबर्गर ने 1870 में और एनिमल सेल में फ्लेमिंग द्वारा 1882 में इसकी खोज की गई। माइटोसिस में धागे सदृश क्रोमोसोम्स के बनने और डिवीजन के कारण फ्लेमिंग ने इसे माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन या सोमेटिक सेल डिवीजन का नाम दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स नंबर में दुगने होकर इस प्रकार विभाजित होते हैं कि न्यूली फॉर्म्ड दो पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल के बराबर होती है। नाउ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन केवल यूकैरियोट्स में होता है, अर्थात all types of animal and plant cells except blue-green algae, बैक्टीरिया, वायरस एंड PPLO। यह डिवीज़न डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है और एक लिविंग के जीवन काल में यह विभाजन कई बार दोहराया जाता है या रेप्लिकेट किया जाता है। माइटोसिस दो स्टेप्स में संपन्न होता है, कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक विभाजन एंड साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक विभाजन। ग्रीक वर्ड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स विभाजन, डिवीजन अर्थात विभाजन। कोशिका के क्रोमोसोम्स का दो समूहों में बट जाना या डिवाइड हो जाना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। यह दो फेजेस में संपन्न होता है, इंटरफेज अर्थात अंतरावस्था एंड एम फेज अर्थात डिवाइडिंग फेज। फर्स्ट इंटरफेज। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरावस्था दो क्रमिक विभाजन के बीच की वह अंतराल अवधि होती है जिसमें सेल डिवीजन के लिए स्वयं को तैयार करती है। अतः इस अवस्था को प्रीपरेटिव फेज भी कहते हैं। यह 3 सब स्टेजेज में बांटी गई है। G1 फेज अर्थात फर्स्ट ग्रोथ फेज, सेकंड S फेज अर्थात सिंथेटिक फेज एंड थर्ड G2 फेज अर्थात सेकंड ग्रोथ फेज। नाउ फर्स्ट G1 फेज अर्थात फर्स्ट ग्रोथ पीरियड और पोस्ट माइटोटिक गैप, इसे प्रथम वृद्धि काल या पश्चसूत्री अंतरावस्था भी कहते हैं। यह सेल डिवीजन के तुरंत बाद और डीएनए सिंथेसिस के बीच की वह अवधि है जिसमें न्यूक्लियस सेल की ग्रोथ का नियंत्रण करता है, अर्थात रेगुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन नोन एज G1 फेज, तथा प्रोटीन और आरएनए का विश्लेषण होता है। यह सबसे लंबी सब स्टेज होती है इंटरफेज की। नाउ सेकंड एस फेज और सिंथेटिक फेज। इस सब स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन अर्थात प्रतिलिपिकरण होता है। इस अवस्था को संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं, जिसके दौरान डीएनए का संश्लेषण होता है। अतः क्रोमोसोम्स की पुनरावृत्ति का होना इस प्रवस्था का लक्षण होता है। नाउ थर्ड G2 फेज अर्थात सेकंड ग्रोथ पीरियड और प्री माइटोटिक गैप फेज। इस प्रवस्था को द्वितीयक वृद्धि काल या पूर्ववर्ती प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। इस सब स्टेज के तुरंत बाद अर्थात सिंथेटिक सब स्टेज के तुरंत बाद और विभाजन के प्रारंभ होने के पूर्व के अंतराल अवधि को G2
फेज का कहा जाता है। क्रोमोसोम्स की संरचना में काम आने वाले प्रोटीन्स का संश्लेषण और आरएनए का निर्माण इसी सब स्टेज में होता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा का संग्रहण भी इसी स्टेज में होता है। इसकी अवधि सबसे कम होती है। इस समय डीएनए की मात्रा डिप्लॉइड सेल से दुगनी होती है। सेकंड है एम फेज और वी कैन से माइटोटिक फेज और डिवाइडिंग फेज। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स एवं न्यूक्लियस का वास्तविक विभाजन होता है, जिससे दो पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है। एम फेज को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। प्रोफेज पूर्व अवस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज पश्चावस्था एंड टीलोफेज अंत्यावस्था। नाउ फर्स्ट प्रोफेज अर्थात पूर्व अवस्था। इस अवस्था में सेल गोलाकार हो जाती है और साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी अर्थात श्यानता और रिफ्रैक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। नॉन कोइल्ड और फैले हुए क्रोमेटिन नेटवर्क का हाइड्रोलिसिस, कॉइलिंग एंड कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे लंबाई में छोटे लेकिन मोटे एवं स्पष्ट अभिरंजन योग्य सूत्र बन जाते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं और इनकी संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स जो कि सेंट्रोमियर से संयुक्त रहते हैं। इस समय क्रोमोसोम्स को डायड का कहा जाता है। प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 क्रोमोनीमा प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार एक डायड क्रोमोसोम में 4 क्रोमोनीमा पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के चारों ओर प्रोटीन की बनी हुई मैट्रिक्स जमा हो जाती है, जिससे यह अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्षीण होने लगती है। न्यूक्लियस अस्पष्ट और क्षीण हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व न्यूक्लियस प्रोफेज के अंत में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। इस अवस्था के अंत में क्रोमोसोम्स इक्वेटर अर्थात मध्य रेखा की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। नाउ सेकंड मेटाफेज अर्थात मध्यावस्था। इस अवस्था में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, जिससे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मध्य कोई भी अवरोध नहीं रहता है। मेटाफेज के प्रारंभ में स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाता है और ये दोनों पोल्स के मध्य प्रसारित रहते हैं। क्रोमोसोम्स में और अधिक कुंडलन एवं संकुचन होता है, जिससे यह अधिक स्पष्ट हो जाता है। समस्त क्रोमोसोम कोशिका के मध्य भाग में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से संयुक्त हो जाते हैं। मेटाफेजिक प्लेट में सेंट्रोमियर पंक्तिबद्ध होते हैं, जबकि क्रोमोसोम्स की भुजाएं या आर्म्स साइटोप्लाज्म में फैली रहती है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिससे ये सेंट्रोमियर के दोनों ओर एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। इस कारण मेटाफेजिक टाइप के क्रोमोसोम्स अंग्रेजी के वी, जे एंड आई शेप के दिखाई देते हैं। अंत में मध्यवर्ती पट्टिका अर्थात मेटाफेजिक प्लेट के में छोटे क्रोमोसोम्स मध्य में और बड़े पेरिफेरल रीजन में व्यवस्थित हो जाते हैं। नाउ थर्ड पश्चावस्था या एनाफेज। प्रत्येक बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे दोनों क्रोमेटिड्स पृथक हो जाते हैं और 2 स्वतंत्र मोनोवेलेंट क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर्स के सहारे विपरीत पोल्स की ओर गमन करते हैं। क्रोमोसोम्स के मेटाफेजिक प्लेट से पोल्स की ओर की गति को एनाफेजिक मूवमेंट कहा जाता है। इस समय डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम की संख्या चतुर्गुणित अर्थात टेट्राड दिखाई देती हैं। नाउ फोर्थ टीलोफेज और अंत्यावस्था। टीलोफेज के दौरान केंद्रक में इंटरफेज की स्थिति पुनः प्रारंभ करने संबंधी परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार
टीलोफेज इंटरफेज की विपरीत क्रिया होती है। इस क्रिया के प्रारंभ में डॉटर क्रोमोसोम्स दोनों पोल्स पर पहुंच चुके होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स की जेल स्टेट सोल स्टेट में परिवर्तित हो जाती है, जिससे स्पिंडल फाइबर्स लुप्त हो जाते हैं। दोनों पोल्स पर क्रोमोसोम्स के चारों ओर न्यूली फॉर्म्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। एक क्रोमोसोम्स युग्म पेयर के प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से न्यूक्लियोलस पुनः प्रकट हो जाती है। क्रोमोसोम्स के कुंडलन खुल जाते हैं, जिससे वे लंबे हो जाते हैं, पतले व लंबे हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स के और अंत में क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार टीलोफेज में दो न्यूली फॉर्म्ड डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट क्रोमोसोम्स के बराबर होती है। अगले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पिंडल अपरेटस एंड एनाफेजिक मूवमेंट के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।